हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की जो अरुणाचल बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ईटानगर का सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं का। तो यहाँ पहले जो प्रश्न के निर्देश दिए गए हैं, यहाँ जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो गद्यांश है, जहाँ पहिया है, पाठ 13 का जहाँ पहिया है उसका गद्यांश दिया गया है और यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ प्रश्न 1 कि साइकिल चलाने के क्या निहितार्थ थे। तो ऊपर में दिया ही हुआ है, साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अन्य उत्पाद बेच आती। तो यहाँ की महिलाएं क्या काम करती है? यहाँ की महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अन्य उत्पाद बेच आती है। और पाठ में आपने देखा है, वो सब्जी हो, फूल हो या कुछ तो पत्थर खदानों में काम करती है, कुछ नर्सिंग है, तो बहुत कुछ है उस पाठ में। पर यहाँ जो दिया गया है, अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अन्य उत्पाद बेच आती है। किन स्थानों के लिए साइकिल महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर ये दिया है खराब परिवहन, यहाँ दिया है खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और घ है साइकिल चलाने से महिलाओं को क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ साइकिल चलाने से वो खराब परिवहन में आराम से जा सकती है। इससे उन्हें इतना समय मिल पाता है कि वे अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे, वे इससे और भी अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय भी मिल सकता है। तो यहाँ ये हो गया। और इसके बाद का जो प्रश्न है, तो यहाँ दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो ये जो कविता, पहली कविता ध्वनि से लिया गया है। इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। पहला है प्रश्न, कवि पुष्प पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है? पुष्प किसके प्रतीक हैं? तो इसका उत्तर होगा, कवि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लेना चाहता है। पुष्प किसके प्रतीक है? तो पुष्प नौजवानों के प्रतीक है। यहाँ पुष्प को कवि ने नौजवानों को पुष्प के रूप में दर्शाया है। दूसरा प्रश्न है, कवि पुष्प में क्या सींच देना चाहता है? तो यहाँ लिखा है, कवि अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो कवि यहाँ अपने नवजीवन के अमृत से इन पुष्प को सींच देना चाहता है। कवि पुष्प को क्या दिखाना चाहता है? तो कवि पुष्प को अनंत का द्वार, यहाँ है ना, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत। तो कवि यहाँ अनंत का द्वार दिखा देना चाहता है। ये प्रश्न है जो
पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक ध्वनि है और कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ अंग में अमृत शब्द का विलोम लिखिए। तो अमृत शब्द का विलोम होगा विष। तो आगे हम अभी प्रश्न 3 में निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक अवतरण की सफरसंग व्याख्या लिखिए। तो आवत गारी एक है, उलट होय अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 9 के कबीर की साखियाँ से ली गई है। प्रसंग हो गया है, इसके जो कवि हैं कबीरदास जी हैं, और ये प्रसंग हो गया। और व्याख्या यहाँ कबीरदास जी ने, जब किसी को हम गाली देते हैं तो वहाँ कहा गया है तो वो गाली एक नहीं अनेक बन जाती है। जिस प्रकार हम एक गाली अगर किसी को देंगे तो वो दोबारा गाली देता है, ऐसे एक गाली कई गालियाँ बन जाती है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। जब कोई गाली दे तो वहाँ चुप रहनी चाहिए। वो गाली एक की एक बन जाएगी और वो जो बोलता है उसी पर लग जाती है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। अथवा ये हम भिखमंगों की दुनिया में, ये हम दीवानों की हस्ती से दिया गया, उसकी भी आप प्रसंग लिख के फिर व्याख्या करना है। अब चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये सारे जो प्रश्न दिए हैं पुस्तक से ही दिया गया है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ में 10 प्रश्न दिए गए, उनमें से किन्हीं 8 के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसा पहला है, मशीनी युग कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा जो मशीनी युग के कारण कितने लोगों की रोजगार छीन गई है, कितने कारखाने हो गए हैं। पहले लोग हाथ से बनी हुई चीज़ों को महत्व देते थे, भले ही उसमें उसकी कीमत ज़्यादा थी पर उसका अलग ही महत्व है। आज मशीनी युग के वजह से कितने लोगों के रोज़गार छीन गए हैं, या हाथ कट गए हैं, इसका मतलब उनका रोज़गार छीन गए हैं। जिस प्रकार बदलू की हाथ में की जो बनाई लाख की चूड़ियों का मोल था, पर मशीनी युग के कारण कांच की चूड़ियाँ एक समय में बहुत ज़्यादा बनने से उसकी कीमत भी कम होती है, तो लोग उसको खरीदते हैं। तो आज बदलू की लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। तो ये जो लेखक की व्यथा, जो बदलू की व्यथा थी, ये लेखक से छुपी नहीं थी, तो उस ओर ये संकेत किया गया है। तो वहीं दूसरा प्रश्न है, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। बस की यात्रा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो लेखक जब बस से जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो बस की जो हालत थी बहुत ही ख़राब थी। वो कभी धीरे चलती, कभी ज़ोर से। जब पेट्रोल डालने के बाद उसकी जो गति है 15-20 किलोमीटर बढ़ गई थी, इतनी तेज़ चल रही थी और ऐसे लग रहा था रास्ते में जो भी पेड़, नाले या नदी आते थे तो लेखक जो पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि बस की इतनी गति तेज थी कि कहीं वो उन पेड़ों से टकरा के कहीं नाली या नदी में ना गिर जाए, तो ये दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए जो लेखक पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। तो इस प्रकार आप ग का प्रश्न, घ, फिर जो अंग, च, सब पुस्तक का दिया हुआ ही प्रश्न है। यहाँ पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो पक्षी और बादल जो ये प्रकृति, जो भगवान के डाकिए हैं, ये प्रकृति की जो भगवान ने जो संदेश दिया है, ये उस संदेश को पेड़ पौधे, पहाड़ ये उनकी जो चिट्ठियाँ लाई है उसको पढ़ पाते हैं। क्योंकि ये तो इंसान की तरह अपनी बनाई हुई सीमा में नहीं रहते, ये कहीं भी आ जा सकते हैं। कहीं भी एक देश की खुशबू दूसरे देश पहुंचा देती है। ये भाईचारे का पाठ पढ़ाती है। ये कोई सीमा बंधन नहीं बांधती है, ये एकता का संदेश देती है। जबकि हम मानव
अपनी बनाई हुई सीमाएं अपना सब निर्धारित करते, पर प्रकृति इसको नहीं मानती। ये संदेश हमें देती है और जो इसकी लाई संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते, पर हम इंसान जो इन निर्जीव चीज़ को नहीं समझ पाते ये पढ़ पाते। तो इस प्रकार प्रश्न है। यहाँ में और भी प्रश्न हैं, जैसा पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए पहला बोलता सिनेमा बनाने यहाँ पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ मिली? ये भी पाठ का ही प्रश्न है। पहली बोलती सिनेमा बनाने के लिए अर्देशर एम ईरानी को हॉलीवुड की फिल्म जो 1829 में हुई थी सो बोट को देखकर प्रेरणा मिली और उन्होंने आलम आरा के लिए आधार उर्दू फारसी के जो रंगमंच से लिया था। वैसे ही सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा है? ये भी पाठ का प्रश्न है। सुदामा जो जब उनके दरबार में आए थे, ना उनके तन में कपड़े थे, ना पैर में चप्पल थे, ना सर पर टोपी थी, फटी सी धोती थी, पैरों में विवाया आ गई थी। ऐसी दीन दशा देखकर श्री कृष्ण के आँखों से आंसू बह निकले और आंसू थमने का ही नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी अवस्था देखकर श्री कृष्ण को इतना बुरा लगा कि इतने आंसू निकले। सुदामा कि जब वो पैर धोने गए उनको पानी की परात में, तो पैर धुलने की ज़रूरत ही नहीं, उनके आंसुओं से उनके पैर सुदामा के पैर धुल गए। फिर यहाँ झ का बिलवासी जी ने प्रश्न रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने पत्नी की संदूक से पैसे को चुरा कर किया था, क्योंकि जब उनकी पत्नी सो गई थी तो उन्होंने चुपके से वो चुराया था। वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि दोस्त ने उनसे मदद मांगी थी, उनकी इज्जत का सवाल था, पैसों का वो प्रबंध नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने पत्नी के संदूक से निकाले। पर जब प्रबंध हो गए तो उन्होंने वहीं पर वो पैसे रख दिए थे। तो यहाँ का प्रश्न घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा? मुझे कोई शिकायत नहीं, विचार प्रकट किए। तो ये भी पाठ का ही प्रश्न है, सांप और बाज का। जहाँ जो बाज है उसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी आसमान में ही उड़ता रहा। बाज को आसमान पसंद है, वही उसका आज़ादी है और अपनी आज़ादी के लिए वो पूरा जीवन भर उड़ता रहा। उसे कोई अफसोस नहीं है इसके लिए। ऐसी कोई जगह नहीं है, आकाश की ऊंचाइयों पूरा ऊंची ऊंचाई तक वो ना पाया, यहाँ तक कि वो उड़ते उड़ते थक गया, लहूलुहान हो गया, फिर भी आखिरी समय तक वो उड़ना चाहा। जब उसने सांप से कहा कि इस पर भी उसे कोई शिकायत नहीं, और मरने से पहले भी वो आखिरी उड़ान उड़ते हुए ही वो मर गया, इसीलिए उसे कोई शिकायत नहीं थी। तो यहाँ प्रश्न 5 में नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ क का डर से सांप एक कोने में सिकुड़ गया। डर से सांप एक कोने में सिकुड़ गया। घ दुनिया बेचारा बूढ़ा था। कोरी की कमर झुकी हुई थी। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अब यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। यहाँ बहुत लोग प्रश्न का उत्तर में शॉर्ट में दे देते, जैसे कि आलम आरा दिया, पर यहाँ प्रश्न जैसे दिया है कि प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, वैसे ही देना है। यहाँ गवरिया की टोपी पर दर्जे ने कितने फुन्ने जड़ दिए? तो गवरिया की टोपी पर
दर्जी ने 5 फुदने जड़ दिए, ऐसे देने। सुदामा के मित्र का नाम क्या था? तो सुदामा के मित्र का नाम कृष्ण था। घ में बदलू किस चीज़ की चूड़ियाँ बनाता था? तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। अंग भारतवर्ष कानून को किस रूप में देखता है? भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों का निबंध लिखिए। तो यहाँ किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखने 150 शब्दों में। पहला है परिश्रम का महत्व, ये लिख सकते हैं, नहीं तो समय का सदुपयोग, नहीं तो अरुणाचल विकास के पथ पर। परिश्रम का महत्व यानी जो आप हार्ड वर्क करेंगे उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और ख समय का सदुपयोग माने टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना, उसका सही उपयोग हो। ग अरुणाचल विकास के पथ पर यानी अरुणाचल पहले से अभी तक कितना डेवलप हुआ है, कैसे वो डेवलप धीरे धीरे कर रहा है, आप उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे रिसेंटली होलोंगी एयरपोर्ट हुआ, तो वो भी अरुणाचल का ही डेवलपमेंट का है। और जो ये हाईवे हुआ और जो 4 लाइन हुआ, ये सब भी आप करके लिख सकते हैं। प्रश्न 8, अपनी बीमारी के कारण 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए। तो यहाँ आपको अपनी बीमारी के लिए 3 दिन का लीव एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के हेडमास्टर को। अथवा या और ये नहीं लिख सकते, तो या और पुस्तक खरीदने के लिए अपने पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए पत्र लिखिए, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं। अब चलते प्रश्न 9, लिपि से क्या अभिप्राय है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो यहाँ लिपि मालूम ही है कि हम जो भाषा बोलते हैं, भाषा लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। उन चिन्हों की जो व्यवस्था होती है उसे ही हम लिपि कहते हैं। तो देवनागरी लिपि में बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, आपका प्राकृत भाषा है, गुजराती है, मराठी है, आदि आप लिख सकते हैं। प्रश्न ख, नीचे लिखे शब्दों की संधि लिखिए। तो यहाँ शिक्षा जोड़ अर्थी है तो शिक्षार्थी होगा, महाजोड़ ईश है तो महेश होगा। ग, नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलिए। कन्या है तो कन्याएं, झोपड़ी है तो झोपड़ियाँ। घ, उपसर्ग से दो शब्द लिखिए, जैसे प्र है तो प्रबल या प्रगति, आ है तो आगमन, तो यहाँ नीचे दिए गए उपसर्गों से दो शब्द लिखिए। तो प्र है तो प्रबल प्रगति हो सकता है, आ है तो आगमन आकलन हो सकता है। और अंग, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो कोमल है तो कठोर, आदर है तो अनादर, अपना है तो पराया। प्रश्न 10, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो पहला है माता डैश पिता, तो इसका विग्रह होगा माता और पिता, और ये है आपका द्वंद्व समास। दूसरा राजकुमार, तो यहाँ इसका विग्रह होगा राजा का कुमार, और ये है तत्पुरुष समास। प्रश्न 11, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ तप करने वाला, इसका होगा तपस्वी, जिसका कोई आधार ना हो तो इसका होगा निराधार। प्रश्न 12, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अंधे की लकड़ी यानी एकलौता सहारा, तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, जैसे मोहन अपनी माँ की अंधे की लकड़ी है। तो यहाँ अपने पैरों में खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना में
मैं परीक्षा पास हो गया, मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं अपने पैरों में खड़ा हो गया हूँ। अगर मगर करना यानी आनाकानी करना। मैंने मोहन से पैसे मांगे पर उसने अगर मगर किया। उल्टी गंगा बहाना, जो बात को उल्टे से कहना। तो मैंने राधा को कुछ कहा पर उसने वो काम नहीं करके उल्टी गंगा बहाए, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। 9 2 11 होना, जैसे भाग जाना। तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न 13, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो जैसे आसमान का गगन अंबर होगा, पर्वत का गिरिवर होगा। यहाँ प्रश्न 14, नीचे लिखे वाक्यों में कारक चिन्ह की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मेरा भाई पढ़ने के लिए गुवाहाटी गया। सीताराम की पत्नी थी, सीताराम की पत्नी थी। तो इस प्रकार प्रश्नों का हल हो गया है। आप इसको देखिए, सुनिए, और अच्छा लगे तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।